नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचा, सहायक आचार्य एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, भूगोल विभाग। पूर्व के वीडियो में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बच्चों, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं गतिशील है। मानव भूगोल में मनुष्य एवं उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य के भौतिक परिवेश का भी अध्ययन किया जाता है, जो इसकी पारिस्थितिकी तंत्र को विश्लेषित करता है। अनेकानेक कारणों से पारिस्थितिकी तंत्र की बिगड़ती कड़ियाँ मानव समाज के सामने कठिन प्रश्न प्रस्तुत करने लगी हैं। विडाल डिला ब्लास ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न तरह से वर्णित किया है। उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जनसंख्या, सभ्यता के तत्व, परिवहन एवं मानव जातियाँ तथा नगर आदि को सम्मिलित किया है। विडाल डिला ब्लास ने यह स्पष्ट किया कि मानव समाज एवं उसके कार्यों का विकास प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन को 4 भागों में विभक्त किया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 जो भाग है वह पहला है जनसंख्या, दूसरा है सभ्यता के तत्व, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन, और चौथा है मानव जातियाँ एवं नगर। पहला है जनसंख्या। ब्लास ने बताया कि मानव भूगोल का प्रथम जो अध्ययन विषय है वह है जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या मानव भूगोल का प्रथम अध्ययन विषय है, क्योंकि जनसंख्या के द्वारा ही भूतल के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास संभव होता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसमूहन एवं जनसंख्या के पुंज अर्थात क्लस्टर्स का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जनसंख्या के अंतर्गत मानव भूगोल का जो प्रमुख विषय है उसके अंतर्गत हम विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ पर है, उसका घनत्व किस तरह से है, घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या से हैं, जनसमूहन क्या है एवं क्लस्टर्स अर्थात जनसंख्या के पुंज का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। दूसरा है सभ्यता के तत्व कल्चरल एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत मानव एवं उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन शामिल किया जाता है। अर्थात सभ्यता के तत्वों के अंतर्गत मानव तथा उसके द्वारा जो भी वातावरण बनाया गया है उनके बीच के जो संबंध हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें विशेषतः प्राकृतिक वातावरण जिसमें पौधे एवं पशुओं का पालन, मानव वातावरण अनुकूलन सम्मिलित हैं। अर्थात सभ्यता के तत्व में प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव वातावरण का अनुकूलन भी शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरण, कच्चे माल, आजीविका के साधन, मकान निर्माण की सामग्री आदि को भी शामिल करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मानव बस्तियां एवं सभ्यता का विकास संभव होता है। अर्थात सभ्यता के तत्व के अंतर्गत हम प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव वातावरण का जो अनुकूलन है उसका भी अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव के द्वारा जो भी सांस्कृतिक दृश्य भूदृश्य का निर्माण किया गया है, इस निर्माण में जो प्रमुख प्रकार के जो उपकरण हैं, विविध प्रकार के उपकरण हैं, कच्चा माल हैं, फिर आजीविका के साधन कौन कौन से हैं। आजीविका के साधन में
प्राइमरी भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं और तृतीयक भी हो सकते हैं। इसी तरह से मकान का निर्माण होता है, उसमें कौन कौन सी सामग्री का यूज़ किया जाता है, इन सभी तत्वों को सभ्यता के तत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इन्हीं के आधार पर, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मानव बस्तियों का और मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ है। ब्लाश ने जो तीसरा प्रमुख मानव भूगोल के अध्ययन का जो क्षेत्र बताया है, वह है तत्व बताया है, वह है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं विभिन्न वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण शामिल है। अर्थात इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो आवागमन हो रहा है जनसंख्या का, उसको हम परिवहन के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें परिवहन के विविध तरह के साधनों को शामिल किया गया है, जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है या रेल मार्ग हैं, जल यातायात हैं और हवाई परिवहन आदि को हम सम्मिलित करते हैं परिवहन के साधनों के अंतर्गत, ट्रांसपोर्टेशन में। जो परिवहन के साधन हैं, इनका जो विकास है वो मानव समाज के द्वारा जो स्थानिक विशेषताएं हैं उसी के अनुरूप किया गया है। अर्थात जहाँ जिस तरह का भौतिक धरातल है, भौतिक स्वरूप है, उसी के आधार पर मानव के द्वारा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया गया है। अतः ट्रांसपोर्टेशन भी मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख विषय है। जो ब्लाश ने चौथा प्रमुख तत्व बताया है वह है मानव जातियां एवं नगर, ह्यूमन रेसेस एंड सिटीज। इसके अंतर्गत मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। मानव प्रजाति एक तरह का सांस्कृतिक तत्व है, लेकिन मानव प्रजातियों पर भी कालांतर में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसका अनुरेखण मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किया गया है। नगर मानव सभ्यता एवं विशिष्ट जीवन पद्धति के द्योतक है। नगर जो होते हैं वह जो मानव सभ्यता है और मानव के द्वारा जो विशिष्ट जीवन पद्धति को अपनाया गया है, इसी को प्रतिपादित करने का प्रमुख तत्व है नगर। अर्थात जो मानव सभ्यता की जो अनूठी छाप है वह नगर के रूप में हम देख सकते हैं। इन पर भी मानव समाज की कार्य पद्धति एवं प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः इन्हें भी मानव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से ब्लाश ने जो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा: जनसंख्या, सभ्यता के तत्व, परिवहन, मानव जातियाँ एवं नगर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः इसका अध्ययन मानव भूगोल में समूह के अंतर्गत किया जाता है। मानव समाज अपने कार्य, व्यवहार और शारीरिक क्षमता से पर्यावरण के साथ अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन, परिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन और समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट करता है। अर्थात मानव क्या करता है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ अपने कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शारीरिक क्षमता के द्वारा पर्यावरण के साथ पर्यावरण को एडॉप्ट करता है, मॉडिफाई करता है और उसे एडजस्ट करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मानव अपनी क्षमता, आवश्यकता और तकनीकी उपलब्धि के अनुसार सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। अर्थात मनुष्य अपनी जो भी क्षमता है, उसकी जो आवश्यकता है और तकनीकी उपलब्धि है यथा पर्यावरण के अनुसार इस तकनीकी उपलब्धि के द्वारा वह पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, परिवर्तन करता है, पर्यावरण को परिवर्तित करता है और उसे समायोजित करता है और इस तरह से एक सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। अतः मनुष्य एक साथ 2 परिवेशों अर्थात भौतिक और दूसरा है सांस्कृतिक, इन दोनों वातावरण अर्थात परिवेशों से समायोजन करता है। यही कारण है कि मनुष्य को भौगोलिक कारक माना जाता है। अर्थात मनुष्य एक जियोग्राफिकल
फैक्टर माना गया है। मनुष्य पृथ्वी तल का एकमात्र जीव है जिसने अपने पौरुष अर्थात अपनी मेहनत, ज्ञान और कला से सांस्कृतिक परिवेश अर्थात कल्चरल एनवायरनमेंट की रचना की है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपने आप में कुदरत की बनाई हुई एक अनूठी रचना है। वह संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण जगत का एक ऐसा एकमात्र जीव है जिसने अपनी मेहनत के दम पर, अपने ज्ञान से और कला से भौतिक परिवेश में परिवर्तन करके एक सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण किया है। बच्चों, स्वाभाविक है कि मानव भूगोल का लक्ष्य इन सभी विधाओं का अध्ययन करना है, अर्थात मानव भूगोल का जो उद्देश्य है, इसका जो विषय क्षेत्र है, उसमें जितनी भी विधाएं हैं भौगोलिक परिवेश में जो परिवर्तन करता है मानव, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जिस सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है, उनमें सभी आवश्यक विधाओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का क्षेत्र है और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है वह मानव अनुक्रियाओं का ही प्रतिफल है। इन क्रियाओं के संपादन में जहाँ एक और वह प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, अर्थात एक तरफ मनुष्य प्राकृतिक जो भौतिक परिवेश है उससे प्रभावित होता है, तो वहीं अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी कला कौशल के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उपस्थित प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें यथासंभव परिवर्तन भी करता है, यथासंभव उसमें चेंज लाता है, यथासंभव उसमें मॉडिफिकेशन करता है। इन परिवर्तनों का कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी भुगतना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यही कारण है कि मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, प्रक्रियाएं और शक्तियां मानव विकास की लक्ष्य बन गई हैं। मानव भूगोल इनके अध्ययन द्वारा अपनी सार्थकता को प्रमाणित करता है। सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः 3 तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है मनुष्य की कार्यप्रणाली और उसकी तकनीक, और दूसरा है मनुष्य के विचार एवं मान्यताएं, और जो तीसरा है वह है मनुष्य की जो सृजनात्मक कार्य क्षमता है। अर्थात ये तीनों ही तथ्य किसी भी भौतिक परिवेश में परिवर्तन करके उसमें सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपने कौशल के अनुसार सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। मानव द्वारा अपने भौतिक परिवेशों के अनुसार, अपने जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अनुसार विकसित जीवन पद्धति जो है मानव की, वह इसका प्रमाण है। इसे सामाजिक आवासीय अर्थात सोशल हैबिटेट भी कहा जाता है। पश्चिमी देश औद्योगिक प्रक्रिया के कारण भौतिकवादी उच्च जीवन पद्धति को अपना लक्ष्य मानते हैं, जबकि आदिवासी सामाजिक प्रकृति की गोद में पलकर संतुष्ट रहता है। अर्थात अगर हम पाश्चात्य और पूर्वात्य जगत की तुलना करें तो हम पाते हैं कि पश्चिमी देश जो हैं, पाश्चात्य देश हैं, वहाँ चूँकि भौतिकवाद उच्च स्तर पर है, तकनीकी विकास अधिक हुआ है, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, और वहाँ की जो जीवन पद्धति है वह भौतिकवादी होने के कारण वह भौतिकवाद को ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। लेकिन इस दूसरी तरफ हम देखें जो प्राचीन आदिवासी समाज हैं, वह प्रकृति के गोद में पलकर ही, प्रकृति के समीप रह कर के ही संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार भौतिक वातावरण की अपनी शक्तियाँ हैं, भौतिक वातावरण की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं जैसे कि सौर शक्ति, गुरुत्व शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसी प्रकार मानवीय शक्तियाँ भी हैं। जिस तरह से भौतिक वातावरण की शक्तियाँ जैसे सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हैं, उसी तरह मानवीय शक्तियाँ भी हैं जो कि सांस्कृतिक परिवेश में निहित होती हैं। किसी प्रदेश में निवसित मानव समाज सांस्कृतिक शक्ति का स्रोत होता है।
वह अपने नैसर्गिक गुणों को विकसित कर भौतिक शक्तियों को इच्छानुसार उपयोग करता है। इस प्रकार मानव समाज में कालिक और क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती हैं और इसका विश्लेषण तथा मूल्यांकन ही मानव भूगोल का प्रमुख क्षेत्र है। तकनीकी विकास से मानव समाज की जो शक्तियां हैं वे सैकड़ों गुना बढ़ गई है। वर्तमान में सतत विकास के साथ किस तरह से मानव सभ्यता ने जिस तरह से विकास किया है उसको पर्यावरण के हित में देखते हुए, सतत विकास को अपनाते हुए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत हो गया है। धन्यवाद।